बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लिम अलैहि। Dear students, today we are discussing a topic ozone layer depletion, greenhouse effect एंड एसिड रेन्स। ये तीन टॉपिक बेटा जी आज हमने डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले बेटा ये ओजोन लेयर डिप्लीशन। डिप्लीशन का मतलब होता है कमी होना, कम होना। तो ओजोन लेयर जो है उसकी पहले काज आपको बताएगी, या ड्यू टू एयर पोल्यूशन वी आर फेसिंग द ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन की एक ना यानी कि डेफिनेशन भी समझ लें, या उसकी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन समझ लें, नेचरिंग अकरेंस समझ लें। तो ए लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, देखें ये सारा एटमॉस्फेयर ही है। तो ये पहला जो है ना, जिसमें ये जो आपको लाइट ब्लू कलर नज़र आ रहा है, स्काई ब्लू, इसे हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं। फिर जो दरमियान वाला है इसे हम मीज़ोस्फियर, और मीज़ोस्फियर के ऊपर जो है फिर टोपोस्फियर होता है, यानी स्ट्रेटोस्फियर होता है, स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर टोपोस्फियर होता है। तो ये इस तरह से है। तो अब बेटा जी जो है, अब जो पर्पल कलर की दिखाई गई है, तो ए लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर स्टैंडिंग 10 to 15 किलोमीटर अबव द अर्थ विच फिल्टर्स मोस्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। आप देख सकते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को स्ट्रेटोस्फीयर में रोक दिया जाता है, उसको गुजरने नहीं दिया जाता। तो क्योंकि ये दरमियान में जो डार्क ब्लू है ना, वो ओजोन की लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लेकिन अच्छा जी, तो फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन known as ozone layer as it contains ozone. So in pure form, ozone is bluish, explosive and highly poisonous gas. Ozone O3 molecule is made up of 3 oxygen atoms bonded together. Ozone depletion, a hole in the earth's protective shield. तो जहाँ पे जो है ना वो इस तरह से मसलन ओजोन लेयर है ना, तो अगर वो इस तरह से थिन हो जाए, किसी जगह से थिन हो जाए, यहाँ पे थिक ही है लेकिन सेंटर में अगर आप देखें तो थिन हो गई है, तो इसे को हम क्या कहते हैं, ओजोन होल का नाम देते हैं। तो लेटेस्ट स्टडीज ऑफ ओजोन लेयर रिवील्स जो है ये हमें छुपी हुई बात को, सीक्रेट को बताती है कि ओजोन इज रैपिडली डिप्लीटिंग। द डिक्लाइन in thickness of the ozone layer is caused by increase in level of chlorofluorocarbons, तो which contains chlorine, fluorine and carbon. These gases are produced from the air conditioners in our homes. तो नीचे आप देख सकते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के सोर्सेज आपको दिखाए गए हैं। होम, ऑफिसेज, व्हीकल्स एंड ऑपरेटिंग रेफ्रिजरेटर्स। एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स राइज टू एटमॉस्फेयर, अल्ट्रावायलेट रेज काज क्लोरीन टू रिलीज। तो उनमें से फिर क्लोरीन रेडिकल बनता है, और वो क्लोरीन रेडिकल जो वो ओजोन के मालिक्यूलों को डिस्ट्रॉय करता रहता है। तो जिसके नतीजे में ओजोन होल बन जाते हैं ओजोन लेयर में। एज ए ओजोन लेयर बिकम्स थिनर, तो यानी थिनर ओजोन होल। तो मोस्ट अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन आर एबल, तो जो अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो उस होल वाली जगह से पे गिरती हैं, वो जो है वो फिर हमारे जो नीचे ट्रोपोस्फियर में जो है वो पहुंच जाती हैं, और फिर टेम्परेचर के बढ़ाने की वजह बनती हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह बनती है। दीज ओजोन लेयर हैज़ आल्सो बिन फाउंड टू डिक्रीज ओवर द आर्कटिक रीजन्स। बड़ा ही येलो बॉक्स है आपकी किताब में। सिंगल क्लोरीन एटम कैन रिएक्ट विद अल्ट्रावायलेट रेज एंड डिस्ट्रॉय एज मेनी एज 1 मिलियन ओजोन मॉलिक्यूल। एक क्लोरीन का जो रेडिकल है वो 10 लाख ओजोन के मॉलिक्यूलों को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ग्रीन हाउस गैसेज आर दोज विच प्रिवेंट हीट टू एस्केप आउट फ्रॉम देम। तो जो है ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो हीट को बाहर जाने से रोकती भी हैं। इट इफ मोर अल्ट्रावायलेट रेज रीच द अर्थ सरफेस दे विल अफेक्ट ऑल लाइफ ऑन अर्थ बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, दे काज स्किन कैंसर। ये इफेक्ट्स हैं बेटा जी ओजोन लेयर डिप्लीशन के। तो ये आखिरी जो पैराग्राफ है, स्किन कैंसर, कैटरेक्ट्स, बड़ा ही मोतिया जो होता है ना आँखों के अंदर मोतिया बना देते हैं, तो दे कैन आल्सो अफेक्ट्स यानी बुनाई को मुतासर करते हैं। तो दे आल्सो अफेक्ट्स द क्रॉस प्लांट, ट्रीज एंड इवन मेरीन प्लांक्टन, जो है समुद्र के पानी में पाए जाने वाले जो एल्जी हैं, साइनोबैक्टीरिया है, उन सब को। एंड डिस्टॉर्ट वेदर पैटर्न्स, और मौसमों में तब्दीली की वजह भी बनते हैं। अब बेटा जी अगला टॉपिक शुरू हो गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड जो है द फिनोमिना ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट एक फिनोमिनॉन है, एक प्रोसेस है, उसको समझने के लिए हमें पहले ये समझना जरूरी है कि ग्रीन हाउस क्या है।
तो बेटा जी ज़रा देखें इस फिगर के अंदर, जो टॉप में आपकी किताब में भी बनी हुई है ये फिगर। तो सूरज से ना जो है वो रेडिएशंस जब गुजरती हैं तो वो ग्रीन ग्लास में से गुजर के जो है वो आती हैं अंदर, ग्रीन हाउस के अंदर आ जाती हैं। वहाँ पे ग्रीन हाउस में मौजूद जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे प्लांट्स हैं या कोई आपने कोई भी फिजिकल या लिविंग कंपोनेंट चीज़ें रखी हुई हैं, उन सब में वो रेडिएशंस आके गिरती हैं तो वो उनको अब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन री रेडिएट भी करते हैं। बड़े ये अब्जॉर्शन से पहले जो रेडिएशंस होती हैं उनकी शॉर्ट वेव लेंथ होती है, वो ग्रीन क्रॉस को क्रॉस कर सकती हैं। लेकिन जो रिफ्लेक्टेड के बाद और री रेडिएशन से जो रेडिएशन मिट होनी है वो लॉन्ग वेव लेंथ की हो जाती हैं, वो ग्रीन ग्लास को क्रॉस नहीं कर सकती हैं। तो इसका मतलब है कि शॉर्ट रेडिएशंस भी अंदर आ रही हैं, वो भी एनर्जी, हीट एनर्जी हैं, और जो लॉन्ग वेव लेंथ वाली रेडिएशंस हैं वो ग्रीन ग्लास से बाहर नहीं जा रही हैं। तो ग्रीन ग्लास का एटमॉस्फेयर जो है वो गर्म होता जाएगा, इन्वायरमेंट जो है वो गर्म होता जाएगा। इस गर्म होने को अमल को यानी टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, इसी इंक्रीज इन टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो लाइट रेज फ्रॉम द सन पेनिट्रेट द ग्लास ऑफ ग्रीन हाउस एंड आर अब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स एंड सॉइल्स देन री रेडिएट्स एज लॉन्गर वेव लेंथ। जब पेनिट्रेट की थी तो शॉर्ट वेव लेंथ वाली थी, अब जो री रेडिएशन में तो वो लॉन्ग वेव लेंथ है। तो ग्लास डज नॉट परमिट दीज रेज टू एस्केप आउटसाइड, सो द हीट रिमेन्स विद इन द ग्रीन हाउस। ये जिस तरह से ग्रीन हाउस के अंदर जो है वो ग्रीन ग्लास जो है वो लॉन्ग वेवलेंथ वाली रेडिएशंस को बाहर नहीं जाने देता, इसी तरह से हमारे प्लेनेट अर्थ की एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं वो भी क्या करते हैं, ग्रीन ग्लास की तरह काम करते हैं। वो सूरज से आने वाली रेडिएशंस को अंदर तो आने देते हैं, लेकिन लॉन्ग वेवलेंथ वाली रेडिएशंस को बहुत कम मकदार में बाहर जाने देते हैं। आप देख सकते हैं नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। तो ज़रा देखें नीचे वाली फिगर में, सूरज से रेडिएशन अंदर आ गई, ठीक हो गया ना जी। री रेडिएशन से रोशनी जो है वो रेडिएशन से जो है वो हीट एनर्जी बाहर जाना चाहती है, तो लेकिन चूँकि नेचुरल जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स कम मकदार में होते हैं, तो इसलिए जो है वो री रेडिएशन वाली में से ज़्यादा जो रेडिएशंस हैं वो आउटर स्पेस में चले जाती हैं, तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो कम गर्म होगा, ठीक हो गया ना जी, वो कम गर्म होगा, लेस रीमिटेड हीट जो है वो पीछे रह जाएगी। यानी टेम्परेचर बढ़ना तो है लेकिन कम बढ़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ आ जाए, ह्यूमन जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन जो है वो फॉसल फ्यूल्स को इस्तेमाल करते हैं और उनसे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बढ़ते हैं। तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो सूरज से आने वाले रेडिएशंस हैं जब वो री रेडिएट होते तो उसमें से बहुत थोड़ी लेस हीट एस्केप्स इनटू द स्पेस, तो ज़्यादा हीट जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में ही रह जाती है और हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो गर्म होना शुरू हो जाता है। द कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एटमॉस्फेयर बिहेव्स लाइक ग्लास शीट ऑफ ग्रीन हाउस। अब बड़ा याद किताब से पढ़ें, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में पाई ग्रीन हाउस जो है वो ग्रीन हाउस की ग्लास शीट्स की तरह काम करती है। इट अब्जॉर्ब्स द सन एनर्जी बट डज नॉट अलाउ टू एस्केप आउटसाइड एज अ रिजल्ट ऑफ विच टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस। दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये पैराग्राफ डेफिनेशन है। अब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ओवर अर्बनाइजेशन, बढ़ती हुई आबादी, डिफॉरेस्टेशन, जंगलात का समय, क्योंकि बढ़ती आबादी से फॉसल फ्यूल ज़्यादा इस्तेमाल होंगे और जो है उससे कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे गैसेस ज़्यादा पैदा होंगी। डिफॉरेस्टेशन से कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करने वाले प्लांट्स कम हो गए हैं, तो उससे भी ये प्रॉब्लम पैदा हो जाएगा। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, बेटा जी फैक्ट्री कारखाने जिनमें फ्यूल्स को इस्तेमाल किया जा रहा था, काजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट विच इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन अर्थ नाउ बीइंग टर्म्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को अब क्या कहा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग। दिस मे लेड टू रैपिड मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स, जिनके मतलब हम ये कभी ख्याल करते थे कि ये बर्फ कभी पिघलेगी नहीं, अब वो भी पिघल रहे हैं। तो जब वो उन ग्लेशियर्स का पानी समुद्र में जाएगा तो समुद्र पहले 70% है, वो 70 से अब 71% हो जाएंगे, ठीक है ना। ब्रिंगिंग फ्लड्स एंड चेंजिंग पाथ ऑफ मेजर एयर करंट्स, तो हवाओं की जो रास्ते हैं, डायरेक्शंस हैं, हमेशा हवा जो होती है ना वो इक्वेटर से पोल्स की तरह चलती है, वो भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो जिससे मौसमों में तब्दीली आएगी और समुद्री लहरों में तब्दीली आएगी, ड्रास्टिकली अफेक्टिंग ग्लोबल वेदरिंग कंडीशंस। जी बेटा जी, तो बेटा जी डिफरेंट किस्म के एयर पॉल्यूटेंट्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इनके सोर्सेज ये कहाँ से पैदा होते हैं, एरोसोल, स्प्रे, फोम्स,
ये जो हमने बॉडी स्प्रे वगैरह इस्तेमाल करते हैं या एयर फ्रेशनर्स इस्तेमाल करते हैं, एयर कंडीशनिंग सिस्टम एंड रेफ्रिजरेंट्स, इनमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बाहर आती हैं और उससे जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हमने अभी पढ़ के हटे हैं कि ओजोन लेयर, ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, सल्फर डाइऑक्साइड। बड़ा जी, जब पावर स्टेशन में जब फॉसल फ्यूल जलते हैं तो उन कोयले वगैरह में या पेट्रोल में क्या होता है, पेट्रोलियम वगैरह में जो है वो ना सल्फर भी मौजूद होता है, तो उससे सल्फर डाइऑक्साइड, फिर उससे एसिड रेन, ब्रीथिंग डिसऑर्डर, लंग कैंसर, लेड कंपाउंड्स, कंबस्टन ऑफ लेडेड पेट्रोल और ऑयल से ये पैदा होते हैं। लेड पॉइजनिंग, ये हमारे अंदर के छाती का कैंसर पैदा करता है। ब्रेन डैमेज, फॉरेस्ट डिक्लाइन, ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल से पैदा होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट और उसके अलावा एसिड रेन, हेडेक, कफ्स वगैरह। कार्बन मोनोक्साइड, इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ कार्बोनेट्स एंड कार्बन कंपाउंड, सिगरेट स्मोक, हेडेक, ब्रेन डैमेज, इस तरह से। बड़ा ही आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक एसिड रेन। तो पहले जी एसिड रेन जो है इसके आपको जो है वो डेफिनेशन मैं बोल देता हूँ, मुझे यहाँ पे लिखनी चाहिए थी लेकिन याद नहीं रहा, तो बहरहाल अब आप इसको नोट कर लें। क्या जी, दी रेन विद पीएच लेसर देन 5 इज कॉल्ड एसिड रेन। वो रेन जिसकी पीएच जो है वो 5 से भी कम हो उसे हम क्या कहते हैं, एसिड रेन। बट जो नेचुरल रेन होती है ना उसकी भी पीएच 7 से कम होती है, वो भी एसिडिक है, लेकिन जो एसिड रेन है उसमें एसिड ज़्यादा कम होते हैं। तो सल्फर ऑक्साइड्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एमिटेड इन एयर जो है, तो ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल कंबाइंड विद वाटर, ये वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड, तो फिर बारिश के पानी के साथ ये एसिड्स नीचे गिरेंगे, तो इन द एटमॉस्फेयर फॉर्म एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड जो वाटर वेपर के साथ सल्फ्यूरिक एसिड डेज लेटर, बहुत दिनों बाद, ऑफन हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड किलोमीटर अवे फ्रॉम द सोर्स, जहाँ पे ये सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पैदा हुए, ठीक है ना, एसिड फॉल आइदर डिसॉल्व इन रेन और माइक्रोस्कोपिक ड्राई पार्टिकल्स या माइक्रोस्कोपिक ड्राई पार्टिकल्स के तौर पर गिर सकते हैं। इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, दिस इज आल्सो ड्यू टू ओवरलोडिंग ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर साइकिल। एसिड रेन डैमेजेस लाइव्स इन लेक्स, फार्मर, फॉरेस्ट, ठीक है जी, उनको तबाह कर देगा। तो एसिड वाटर ड्रेनिंग थ्रू द सॉइल ड्रेनिंग थ्रू सॉइल, जब ज़मीन पे गिरता है तो इस फिगर में आपको नज़र आ रहा है, तो फिर सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स को जो है वो नीचे वाली तहों में ले जाता है, सच एज कैल्शियम एंड पोटाशियम, इट आल्सो डिकम्पोजेस एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन सॉइल, प्लांट्स पॉइजन डिप्राइव्ड, जो वो प्लांट्स एसिड रेन की वजह से जहरीले हो जाते हैं। डिप्राइव ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिकम वीक एंड वल्नरेबल टू इन्फेक्शन एंड इंसेक्ट अटैक जो है। स्टोन मॉन्यूमेंट्स जो है, जैसे ये आपको हमने ये कोई यूरोप का कोई मुजस्म जिसमें है, तो उस जैसे हमारे इंडिया में ताजमहल है, और बीइंग इरोडेड, तो एसिड जो है वो पत्थर के साथ रिएक्ट करता है और उसको डिसॉल्व कर देता है। इस चीज़ का नाम हमने स्टोन कैंसर रखा है बाय एसिड रेन जो है। बड़ा जी, कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पे पूछे। अल्लाह ताला हम सबका हमें नासर हो, आमीन, शुक्रिया।